आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बारे में बात करेंगे जिसमें मूल शिकायत या एफआईआर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी इन दोनों के बीच में विरोधाभासों को लेकर चर्चा की गई है। इन विरोधाभासों का आरोपी के राइट टू डिस्चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है, इस बात पर चर्चा की गई है और एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज किस स्टेज पर लगाई जानी चाहिए, इस बात पर भी चर्चा की गई है। आरोपी का यह भी तर्क था कि आरोप पोक्सो एक्ट से भी पुराना है, पोक्सो एक्ट के आने से पहले के समय का आरोप है, इसलिए पोक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई जा सकती हैं। तो इन सब विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आज के इस केस में हम इस बात की चर्चा करेंगे। इस केस के तथ्य आपके मन को क्षुब्ध कर सकते हैं, लेकिन एक एडवोकेट का कर्तव्य होता है कि कुछ भी कैसा भी केस आ जाए उसमें भाव विह्वल ना हो, बल्कि ठोस कानूनी आधार पर अपना कर्तव्य पूरा करें। वर्ष 2019 में एक दिन पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात बहराइच में एक लड़की की शिकायत प्राप्त हुई। उस शिकायत में लिखा था कि उसके पिता ने कुछ साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका यौन उत्पीड़न किया था। जब थाने में यह सूचना मिली तो इसके आधार पर एक एफआईआर नंबर 0091 ऑफ 2019 अंडर सेक्शन 354, 323, 504, 506 एंड 376 आईपीसी तथा सेक्शन 5 पार्ट एम रेड विद सेक्शन 6 ऑफ पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात बहराइच उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जैसा कि उत्तर प्रदेश की अदालतों का चलन है, वहां यदि पोक्सो एक्ट का नाम लगाकर किसी आरोपी को जेल भेज दिया गया है तो प्राय उसे बेल नहीं मिल पाती है। यह आरोपी भी जेल में बंद था और बेल के लिए तड़प रहा था। इसके एडवोकेट ने इसको जेल में ही यह बताया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने जो एफआईआर में कहा था उससे बिल्कुल अलग बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में दिया था। वकील साहब ने बताया कि इस आधार पर यदि वह हाईकोर्ट जाएगा तो उसे क्वेशिंग मिल जाएगी। यह क्वेशिंग सब आरोपियों को बताई जाती है, हमने आपसे अनेक वीडियोस में चर्चा की है। क्वेशिंग के ऐसे झूठे दिलासे देकर बहुत सारे लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाता है, उन्हें चकमा दिया जाता है। इस तरह इस आरोपी के एडवोकेट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए कि चलिए साहब आपकी क्वेशिंग करवाते हैं, और केस का नाम था हजरत दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 9552/2021। कोर्ट में रोज प्रयोग किए जाने वाले कानून पर ऐसी जानकारी जो लंबे अनुभव से प्राप्त होती है उसे इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता है। हमारी मान्यता है कि झूठे आरोपों के खिलाफ आपका ज्ञान आपका हथियार है, इसे निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। सत्य को कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाने के वे तरीके जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हें हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाया जा सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी ज्ञान के इस प्रसार में हमारे भागीदार बने। आइए मिलकर झूठ को हरा दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही किया जो वे ऐसे मामलों में करते हैं। आरोपी की पिटीशन को डिसमिस किया और जाकर ट्रायल भुगतने के लिए कहा, लेकिन आरोपी माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और बोला कि साहब मुझे आप रिलीफ दीजिए, हाई कोर्ट ने तो दिया नहीं है। तो हम यहां से आगे उन पॉइंट्स को देखेंगे जो आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो निर्णय दिया वो सब धीरे धीरे आपके सामने हम रख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, आरोपी का तर्क था कि रेप का आरोप घटना के लगभग 10 वर्षों के बाद लगाया गया है। एफआईआर में रेप का कोई आरोप नहीं है। रेप का आरोप बाद में बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में लगाया गया है। बाद वाली स्टेटमेंट को पुरानी स्टेटमेंट एफआईआर में कही गई बात से कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, अतः आरोपी को डिस्चार्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर किसी भी क्राइम की एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती है, अर्थात उसमें सब कुछ निहित नहीं हो सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है और
इन्वेस्टिगेशन में नए तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन एफआईआर व स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के बीच में पाई जाने वाली विसंगतियां आरोपी के डिस्चार्ज का आधार नहीं बन सकती हैं। पहली स्टेटमेंट के द्वारा बाद वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल के दौरान होती है, अतः इसे आप एविडेंस की स्टेज से पहले नहीं करवा सकते हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि आप कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स के आधार पर डिस्चार्ज की मांग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स तो हमेशा एविडेंस की स्टेज पर आएंगी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बात का एफआईआर में उल्लेख नहीं होना, लेकिन बाद के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका सामने आना उसकी विश्वसनीयता का आधार नहीं होता। तथ्यों की विश्वसनीयता या कहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी उस ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल के दौरान ही परखी जा सकती है। कौन चीज क्रेडिबल है, कौन चीज क्रेडिबल नहीं है। अतः इस आधार पर आरोपी को ट्रायल से शुरू में मिलने वाला रिलीफ ऑफ डिस्चार्ज नहीं लिया जा सकता है। आरोपी ने दूसरा पॉइंट रखा। उसने कहा सेक्सुअल असॉल्ट के जो आरोप लगाए गए हैं वे आरोप वर्ष 2012 से पहले के हैं और पोक्सो एक्ट वर्ष 2012 में आया था, अतः आरोपी पर चार्ज अंडर सेक्शन 5(6) पोक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के व्यू को बताने से पहले हम आपको अपना व्यू बताना चाहते हैं। यह कानून का स्थापित मत है कि किसी भी कानून के तहत कोई चार्ज उस कानून के बनने के बाद ही लगाया जा सकता है। अर्थात यौन प्रताड़ना का कोई केस पोक्सो एक्ट बनाए जाने के समय से पहले का है तो उस पर पोक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई जा सकती हैं। लेकिन लगता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी आरोप की गंभीरता से बिल्कुल क्षुब्ध हो गया था, अतः उन्होंने बिल्कुल एक दूसरा नया तर्क दिया। आप भी जरा इसको ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तथ्यों में क्या घटित हुआ है और क्या नहीं हुआ है यह बात क्रिमिनल ट्रायल के दौरान ही पूरी तरह से तय हो पाती है। तो आरोपी ने कब कब सेक्सुअल असॉल्ट किया होगा और कब कब उसकी डेट रही होगी, यह सब कुछ ट्रायल के दौरान ही तय हो पाएगा। जब हम उस कंप्लेनेंट को उसके एग्जामिनेशन इन चीफ को देखेंगे और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन को देखेंगे। ऐसे में ट्रायल से पहले आरोपी को क्लीन चिट नहीं ली जा सकती है। इसके बाद आरोपी का पॉइंट नंबर 3 आया। आरोपी का यह पॉइंट उसके दूसरे पॉइंट से ही पैदा हुआ था। उसका कहना था कि एफआईआर में यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं था, अतः सेक्शन 354 आईपीसी और सेक्शन 376 आईपीसी नहीं लगाया जा सकता है। पोक्सो एक्ट तब तक बना नहीं था, अतः सेक्शन 5 और 6 पोक्सो एक्ट भी नहीं लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर आरोपी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है, अतः उसे डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक ही उसने कोई भी ऑफेंस किया नहीं है। ना आईपीसी का ऑफेंस किया है और ना पोक्सो एक्ट का ऑफेंस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एफआईआर यानी कि शिकायत के कथन और बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के कथन के बीच में अंतर होना यह आरोपी की डिफेंस है। स्थापित नियम यही है कि डिस्चार्ज पर विचार करते समय आरोपी की डिफेंस पर विचार नहीं किया जा सकता है। डिफेंस पर विचार तो ट्रायल के दौरान ही हो पाता है और वह भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद में हो पाता है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी के बाद हो पाता है। अतः इस आरोपी को भी अपने ट्रायल की प्रतीक्षा करनी चाहिए और वहीं अपने एविडेंस की पुष्टि या खंडन या विरोध को परखना चाहिए। अभी इस स्टेज पर आरोपी के दोषी या निर्दोष होने को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हमारा मत है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट को केवल कानून से ही सरोकार होता है। अनेक बार देखा गया है कि कोर्ट ने कानून के साथ साथ सामाजिक ताने बाने की रक्षा करने के लिए भी तर्कों को इधर उधर खिसका दिया है। यह भी ऐसा ही केस है जिसमें आरोपी पर लगे आरोप की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कई स्थापित सिद्धांतों को इधर उधर खिसका दिया है। दूसरी बात उन फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स से है जो क्वेश्चन या डिस्चार्ज के लिए सिर में राख डालकर घूमते हैं। अगर कोई उन्हें सही बात कहे तो उस एडवोकेट को छोड़कर वे वहां भाग जाते हैं जो उन्हें चकमा देने के लिए तैयार बैठे हैं कि आओ आओ हम आपका डिस्चार्ज करवाते हैं, आओ आओ हम आपका क्वेश्चन करवाते हैं। उन
उन फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को याद रखना चाहिए कि यदि उनके केस की कोई बात किसी बड़ी कोर्ट को यानी कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को खटक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा व्यग्रता और बेचैनी से बचना चाहिए। शांत भाव से यह देखना चाहिए कि कब अनुकूल क्षण आता है ताकि हम अपनी बात कह सकें और उस पर रिलीफ पा सकें। डिस्टेंस एडवोकेसी अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।